दोस्तों, इस कहानी में आप जाएंगे कि मैंने अपने दूर के रिश्ते की मौसी को कैसे राजी किया। वो सब करने के लिए कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मैंने मौसी से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मौसी थोड़ी देर तक तो चुप रही। फिर उन्होंने कहा, सौरभ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूं, लेकिन ये रिश्ता समाज के लिए सही नहीं है। उनकी बातों ने मुझे झकझोर दिया था। क्या समाज के डर से हम अपनी भावनाओं को मार देंगे? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। सौरभ, जिंदगी सिर्फ भावना से नहीं चलती, कुछ सीमाएं हमें खुद बनानी पड़ती है। इतना कहकर मौसी मेरे गले से लिपट गई और रोने लगी। मैंने कहा, मौसी, अगर हर इंसान सीमाओं के बारे में या समाज के बारे में सोचेगा तो फिर तो प्यार नाम का शब्द बचेगा ही नहीं। ये कहकर मैंने मौसी को और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। मौसी ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये सब गलत है। मैंने भी देर न करते हुए मौसी के होठों पर अपने होठ रख दिए और कहा, कुछ भी गलत नहीं है। ना तो मैं आपका सगा भांजा हूं, ना आप मेरी सगी मौसी हैं। फिर इसमें गलत क्या है? अब शायद मौसी भी तैयार हो गई थी और उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, लगता है आज तुम नहीं मानोगे। मुझे तो लगता है आज तुम पूरी मनमानी करोगे। मैंने कहा, मौसी, आज मैंने अपना पूरा मन बना लिया है। देखना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह धीरे धीरे हम दोनों बेहद करीब आ चुके थे। इस वक्त मैं और मौसी आंगन में बिल्कुल अकेले थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मौसी की तरफ से रजामंदी मिलते ही मैंने मौसी को गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया। और फिर पूरी रात चलिए दोस्तों कहानी को शुरू से सुनाती हूं। ये सब कैसे शुरू हुआ और कहां शुरू हुआ? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम सौरभ है और ये मेरी सच्ची कहानी है। ये बात 6 महीने पहले की है। मेरे मामा की यहां पर शादी थी, तो हम लोग पहले से ही वहां पहुंच गए थे। हम उनके घर पर ही रुके हुए थे। उसी दिन दूर के रिश्ते की एक मौसी आई। उनसे मेरी मुलाकात पारिवारिक समारोह में होती रहती थी, तो अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। उनकी उम्र करीब 30 साल के करीब थी। दिखने में वो 25 से 26 की ही लगती थी। मौसी गांव की ही रहने वाली थी। दोस्तों, बता दो कि मौसी की शादी नहीं हुई थी। मौसी ने जिंदगी में शादी नहीं करने का फैसला किया था। मौसी को तो मैं बहुत पहले से ही पसंद करता था और उनके बारे में सोचता रहता था। मेरा मन था कि मौसी के साथ कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। खैर, अगले दिन शादी की तैयारियां करनी थी, तो दिन शुरू होते ही काम भी शुरू हो गया। मैं भैया के साथ भवन में सामान ले जाने लगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर रात हुई तो संयोग ऐसा हुआ कि मुझे मौसी के कमरे में ही सोने का मौका मिला। हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। मैं मौसी से बात करना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं वो गुस्सा न हो जाए। फिर थकान की वजह से मुझे नींद आने लगी, तो मैं सो गया। फिर सुबह उठकर मैं बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा। थोड़ी देर बाद मौसी दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ मौसी? वो बोली, तुझे कितना टाइम और लगेगा नहाने में? मैंने कहा, अभी तो शुरू ही किया है, नहाना क्या हुआ? मौसी बोली, मुझे भी जाना है। घर में एक ही बाथरूम था और वो भी अटैच्ड था, इसलिए मौसी के लिए मजबूरी हो गई थी। मैं भी सोच रहा था कि आखिर क्या करूं? गीले बदन के साथ एकदम मैं कैसे बाहर निकलूं? फिर मैंने जल्दी जल्दी नहाना शुरू कर दिया। दरवाजे के पीछे से मौसी की आवाज फिर से आई, सौरभ जल्दी करो, बहुत जरूरी है। मैंने कहा, बस 2 मिनट मौसी। वो एकदम से झुंझला गई।
जल्दी करो। समझे नहीं? मैं गीले बदन तौलिए में लिपटा बाहर निकला। मौसी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उनकी नजरें झुकी हुई थी। वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। मैं कमरे में आकर कपड़े पहनने लगा। थोड़ी देर बाद मौसी बाहर आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। इतनी देर क्यों लगाते हो? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, इतनी जल्दी तो निकल आया। मौसी ने तंज कसते हुए कहा, ये इतनी जल्दी था। ये बात कहकर हम दोनों ही हंसने लगे। दिन भर शादी की तैयारियां चलती रही। मौसी हर काम में व्यस्त रही, लेकिन उनकी मुस्कान मेरे दिमाग में अटकी रही। रात को फिर वही कमरा मिला। हम दोनों फिर एक साथ थे। मौसी पलंग पर थी, मैं नीचे बिस्तर पर। उन्होंने पूछा, थक गए हो क्या? मैंने कहा, हाँ थोड़ा सा। क्या आप भी थकावट महसूस कर रही हो? उन्होंने कहा, हाँ थोड़ी बहुत मुझे भी थकावट हो रही है, पर मजा भी आ रहा है। मैंने धीरे से कहा, आंख खुश लग रही है। मौसी ने ठंडी सांस ली। हाँ खुश तो हूं, पर अंदर कुछ खाली सा लगता है। मैंने बात बदल दी। आपने शादी क्यों नहीं की? मौसी चुप हो गई। हर किसी की अपनी कहानी होती है। सौरभ, मैंने महसूस किया कि ये सवाल नहीं करना चाहिए था। माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। फिर मौसी ने खुद बात शुरू की, पर मैं खुश हूं। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा। मौसी मुस्कुराती, तुम्हारी नादानियां अच्छी लगती है। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मौसी की मुस्कान में कुछ और भी है। एक अलग किस्म की गर्मजोशी। अगली सुबह शादी का मुख्य दिन था। घर में हलचल मची हुई थी। मैं और मौसी फिर से काम में लग गई। मौसी ने मुझसे कहा, यह मंडप में सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने सर हिलाया और काम शुरू कर दिया। सारा दिन भागदौड़ में निकल गया। शाम को बारात आने वाली थी। मैं हल्का फुल्का थक गया था और कुछ देर कमरे में आराम करने चला गया। मौसी भी वहीं पर थी। वो तैयार होने के लिए कपड़े लेकर आई। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने कहा, बस थोड़ा आराम कर रहा हूं। आराम? अभी तो तुम्हें और भी काम करना है। उन्होंने मजाक में मुझे धक्का दिया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बस आदेश देती रहती है और तुम सुनते भी हो, इसीलिए मजा आता है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। तभी अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अरे ये क्या हो गया? मौसी ने कहा। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। मौसी ने जल्दी से कपड़े बदलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनका दुपट्टा चारपाई के कोने में फंस गया। सौरभ, जरा देखो, ये क्या हो गया? मैंने टॉर्च की रोशनी में दुपट्टा निकालने की कोशिश की। मेरा हाथ उनके हाथ से टकरा गया। मौसी ने हल्के से हाथ पीछे खींच लिया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। मैंने दुपट्टा निकालकर उन्हें दिया, लीजिए। मौसी ने धीरे से शुक्रिया किया। बिजली फिर से आ गई। मौसी ने खुद को संभाले हुए कहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बारात आने वाली है। उस छोटे से पल ने मेरे मन में हलचल मचा दी थी। बारात आने के बाद हर कोई व्यस्त हो गया था। मैं भी अपने हिस्से का काम संभालने लगा, लेकिन मेरी नजरें बार बार मौसी को ढूंढ रही थी। वो पिंक कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत। शादी का माहौल चरम पर था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। मैंने मौसी को मंडप के पास खड़े देखा। उनकी नजरें भी मेरी तरफ ही थी। मैंने थोड़ा सा साहस जुटाकर उनके पास जाने का फैसला किया। मौसी, आप कुछ थकी थकी लग रही है, मैंने कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काम ही इतना किया है, पर तुम तो आराम कर रहे हो। मैंने मजाक में कहा, अगर मैं भी इतना खूबसूरत दिखता तो काम कौन करता? मौसी हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक अलग सी बात थी। वो पल अचानक हमारे बीच कुछ बदल सा गया। मौसी ने मेरी तरफ देखा और बोली, सौरभ,
तुम बड़े हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मतलब मैंने पूछा मतलब कि तुम्हारी बातें अब दिल को छू जाती है। मैं चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या वो सच में ऐसा महसूस कर रही थी या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। फिर शादी खत्म होने के बाद रात को मैं फिर कमरे में गया। मौसी पहले से ही वहां थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी में खोई हुई थी। मैंने पास जाकर पूछा, क्या सोच रही हो? उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा। सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। कुछ रिश्ते हमें समझ नहीं आते, लेकिन वो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। मैंने धीरे से कहा, क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं? मौसी ने कुछ नहीं कहा। वो बस मेरी तरफ देखती रही। उनकी आंखों में वो जवाब था जिसे मैं सुनना चाहता था। उस पल हम दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। शायद ये प्यार था, या शायद कुछ और जो प्यार से भी ज्यादा गहरा था। उस रात चुप्पी के बीच कई बातें हो गई। हम दोनों बिना शब्दों के ही एक दूसरे को समझ रहे थे। मौसी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सौरव, कुछ बातें बोलने से डर लगता है। मैंने धीरे से पूछा, क्यों डर किस बात का है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, जो रिश्ता है ही नहीं वो कहीं टूट न जाए। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने साहस करते हुए कहा, जो महसूस होता है उसे छुपाने से बेहतर है। उसे समझना। मौसी पल भर के लिए थिटक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम बहुत समझदार हो गए हो। सौरव, कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आपकी इतनी तारीफ सुनकर तो मैं शर्मा जाऊंगा। मौसी हंसी, तुम्हारी ये बातें मुझे कमजोर बना देती है। उन्होंने कहा, मैं हैरान रह गया, कमजोर? आप तो इतनी मजबूत है। मैंने कहा। उन्होंने गहरी सांस ली। सौरव, दिल की बातों में सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है। हम दोनों की नजरें मिली और आंखों में जो एहसास था वो मुझे रोमांचित कर रहा था। तभी कमरे के बाहर किसी के आने की आहट हुई। मौसी तुरंत खामोश हो गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक रिश्तेदार खड़ा हुआ था। सौरव, मंडप में कुछ काम बाकी है, जल्दी आओ, उसने कहा। मैं बाहर जाने लगा। मौसी ने मुझे रोकते हुए धीरे से कहा, सौरव, एक बात कहना चाहती हूं। मैंने पूछा, क्या? वो हल्के स्वर में बोली, अपने दिल की बात कभी छुपाना मत। उनकी इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैंने कहा, अगर मैंने अपने दिल की बात कही तो क्या आप सुन पाएंगी? मौसी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, कहकर तो देखो। उनकी मुस्कान में छिपे रहस्य ने मुझे और भी ज्यादा रोमांचित कर दिया था। क्या ये इशारा था कि वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती है? मैं मंडप की ओर बढ़ गया, लेकिन मेरा दिल अब मौसी के पास था। शादी की रस्में खत्म होते होते रात गहरी होती चली गई। मैं मंडप में खड़ा था, पर ध्यान कहीं और था। हर पल मुझे मौसी की बात याद आ रही थी। क्या मैं उन्हें सच में सब कुछ बता सकता था? क्या वो सच में सुनने को तैयार थी? मैं खुद से सवाल करता रहा। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में वापस आया। मौसी वहां नहीं थी। उनका सामान भी नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने घर के हर कोने में उन्हें ढूंढा। आखिरकार मुझे वो आंगन में मिली। वो खामोश सी बैठी हुई थी, आसमान की तरफ देख रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, मौसी, यहां अकेले क्यों बैठी हो? वो चौंक गई। शायद मुझे इतनी जल्दी ढूंढने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें बस कुछ सोच रही थी। उन्होंने कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास बैठ गया। क्या सोच रही थी? उन्होंने मेरी तरफ देखा। सौरव, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बने नहीं होते पर महसूस जरूर होते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने कहा, आप कुछ कहना चाहती है तो कहिए। उन्होंने एक गहरी सांस ली।
सौरव, मैं जानती हूं कि तुम क्या महसूस करते हो। उनकी बात सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। आपको कैसे पता? उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मौसी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उन्होंने कहा, सौरव, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूं, लेकिन ये रिश्ता समाज के लिए सही नहीं है। उनकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। क्या समाज के डर से हम अपनी भावनाओं को मार देंगे? मैंने पूछा। उन्होंने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। सौरव, जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। कुछ सीमाएं हमें खुद बनानी पड़ती हैं। इतना कहकर मौसी मेरे गले लग गई और रोने लगी। मैंने कहा, मौसी, अगर हर इंसान सीमाओं के बारे में या समाज के बारे में सोचेगा तो फिर तो प्यार नाम का शब्द बचेगा ही नहीं। ये कहकर मैंने मौसी को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। मौसी ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये सब गलत है। मैंने मौसी के होठों पर अपने होठ रख दिए और कहा, कुछ भी गलत नहीं है न, तो मैं आपका सगा भांजा हूं, ना आप मेरी सगी मौसी है। फिर इसमें गलत क्या है? अब शायद मौसी भी तैयार हो गई थी और उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, लगता है आज तुम नहीं मानोगे। मुझे तो लगता है आज तुम पूरी मनमानी करोगे। मैंने कहा, मौसी, आज मैंने अपना पूरा मन बना लिया है। देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह धीरे धीरे हम दोनों बेहद करीब आ चुके थे। इस वक्त मैं और मौसी आंगन में बिल्कुल अकेले थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मौसी की तरफ से रजामंदी मिलते ही मैंने मौसी को गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया। वो पल इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस रात मैंने मौसी पर भरपूर प्यार लौटाया था। मौसी भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने मौसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब बताओ कैसा लग रहा है? मौसी ने शर्माते हुए कहा कि मैं बता नहीं सकती सौरव। तुमने मुझे कितना खुश किया है। मैं ही बेवकूफ थी जो शादी से दूर भागती थी। मैंने कहा, सिर्फ एक बार में ही आपको इतना अच्छा लगा, सोचो जरा। जब ये खुशी बार बार में देगी तो जिंदगी कितनी हसीन लगेगी। तब मौसी बोली, तुम ठीक कह रहे हो सौरव, मेरी इच्छा बढ़ रही है। मुझे ये सुख बार बार चाहिए। मैंने कहा, मैडम, इसके लिए तो आपको शादी करनी होगी। तब जाकर मौसी ने शादी का फैसला लिया। उस रात मैंने मौसी को प्यार का सही मतलब सिखाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। यकीन माने सुनकर मजा आ जाएगा। एक रात मेरी किराएदार भाभी ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि उसकी टीवी को थोड़ी देखभाल की जरूरत है। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी मुस्कान ने सब कुछ रोशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने कोमल हाथों से मेरे मेहमान का स्वागत किया। हम दोनों ने मिलकर अच्छे से काम किया और हर पल में एक खास जादू था। उसकी हंसी और बातें मुझे एक नई दुनिया में ले गई। उस रात का हर क्षण बहुत मजेदार था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरी उम्र अभी 28 साल की है और मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन साथ में रहते थे। मेरा घर 2 फ्लोर का बना हुआ था। नीचे वाले फ्लोर में हम लोग रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर मेरे पापा किराए पर दे देते थे, लेकिन पापा की एक शर्त थी कि जो भी हमारा मकान किराए पर ले वो शादीशुदा हो। मुझे अच्छे से याद है कि काफी दिनों तक ऊपर वाला फ्लोर जो हम किराए पर देते थे वो
खाली था, लेकिन एक दिन वो भी आया जब एक शादीशुदा जोड़ा किराए पर मकान लेने के लिए आए। मेरे पापा उनको एक कमरे में बिठाकर बातें करने लगे और मुझको आवाज देकर बुलाया। फिर कहा कि मम्मी से बोलो 3 कप चाय बना दे। मैंने कहा ठीक है पापा। जब मैं चाय लेकर आया था, मैंने देखा कि वो महिला लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी। उसका पहनावा बहुत आकर्षक था। उसने चाय की चुस्की लेते हुए मुझे बड़े ध्यान से देखा था। उसी समय मैं मन ही मन में सोच लिया कि मैं इसको आंटी नहीं बल्कि भाभी ही बोलूंगा। और मुझे ये भी पता चल गया जब मेरे पापा ने पूछा कि क्या आपके बच्चे नहीं हैं, तब उन दोनों ने कहा जी नहीं है। वे दोनों मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए। मैं 2 दिन के बाद देखा कि उस औरत ने दूध वाले भैया से दूध बधा के रखा था और वो हर दिन सुबह के 7 बजे नीचे दूध देने के लिए आती थी। तब मैं अक्सर बरामदे में बैठकर किसी ना किसी बहाने उनको देखता रहता था। वो भी दूध को ले जाते समय मुझे देखती और हल्की सी मुस्कान के साथ अपने बालों को छेड़ी। उस समय उसकी साढ़ा हुई ऊपर चढ़ रही थी और मुझे उस दृश्य में एक आकर्षक महसूस हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब से वो हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आई, तब से मैं अक्सर उनकी ओर ध्यान से देखता था। अब तो नौबत यहां तक आ गई थी कि मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भाभी के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे हमारी अच्छी जान पहचान हो गई और हम खुलकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक दिन मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन एक खास रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। उस दिन मैं घर पर अकेला ही था। तभी रात के लगभग 11 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला, तब देखा कि सामने भाभी खड़ ई थी। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुशी का कोई और छोर नहीं लग रहा। तब भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ अनिल? बस खड़े खड़े यूं ही मुझे देखते ही रहोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? उनकी बात सुनकर सुनते ही मैं थोड़ा सक्का गया और जल्दी से मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, अंदर आइए। घर में उस समय कोई और मौजूद नहीं था, इसीलिए मैं भाभी को सीधे अपने रूम में ले गया और वहां पहुंचकर हम दोनों बैठ गए। फिर मैंने भाभी से पूछा कि क्या आप कॉफी पिएगोन? पता नहीं, मेरे कमरे का टीवी अचानक खराब हो गया है, वो चालू ही नहीं हो रहा। क्या तुम सही कर सकते हो? मैं तपाक से बोला, अरे भाभी क्यों नहीं, अगर आप मुझे रात के 2 बजे भी बुलाएंगे तब भी मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये सुनकर भाभी मुस्कुरा दी और बोली, अनिल तुम भी ना। फिर मैंने कहा, ठीक है भाभी, चलिए मैं आपका टीवी अभी ठीक कर देता हूं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अरे रहने दो, बाद में देख लेना, तब तक मैं यही तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा टीवी देख लेती हूं। मैं मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताइए भाभी, आपको किस तरह की फिल्म देखनी पसंद है? जो आप कहेंगी मैं वही चला दूंगा। भाभी ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आता, तुम ही कोई अच्छी सी पिक्चर लगा दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और फिर मैंने एक गजब की रोमांस वाली पिक्चर लगा दी। हम दोनों आराम से फिल्म देखने का आनंद ले रहे थे। तभी एक सीन आने पर भाभी ने मुझे देखा, जिससे मुझे थोड़ा झेप महसूस हुआ। ये देखकर भाभी मुस्कुरा उठी। उनकी मुस्कान और हाव भाव मुझे थोड़ी असह्य आता महसूस करा रहे थे। मैंने सोचा, अगर घर वाले इस वक्त अचानक आ गए और उन्होंने मुझे भाभी के साथ इस तरह देखा तो वो क्या सोचेंगे। मन में ये ख्याल आते ही मैंने तय किया कि भाभी को उनके घर छोड़ आना ही बेहतर रहेगा। मैंने कहा, चलिए भाभी, पहले मैं आपकी एलसीडी को ठीक कर देता हूं। भाभी बोली, अरे अनिल, टीवी बाद में ठीक कर देना, कोई जल्दी नहीं है। मैं जब उनकी इस तरह की बात सुनी तो मैं हल्के से कहा, भाभी अगर आपके पति आ गए या मेरे घर वाले आ गए तो मुझे कुछ और काम करने पड़ेंगे और फिर आपका काम शायद रुक जाएगा। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ अनिल, तुमने सही याद दिलाया, पहले मेरे कमरे में चलो मेरा टीवी ठीक कर दो। उनकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था जो बहुत भरोसेमंद लगा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी।
मैंने अपने कमरे का टीवी बंद किया और उनके साथ चलने को तैयार हो गया। भाभी के कदम सीढ़ियों पर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी चाल में एक आकर्षण था जो मुझे लगातार उनकी ओर खींच रहा था। ठंडी हवा उनके बालों से खेल रही थी और उनकी साड़ी का पल्लू हल्के से लहराते हुए उनके हर कदम को और खूबसूरत बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और मैं उनके साथ एक अलग ही दुनिया में चला गया हूं। जब हम उनके कमरे में पहुंचे तो दरवाजे पर रुकते ही उन्होंने धीरे से कहा, आओ अंदर चलो। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दिल को छू गई। घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी मौजूदगी से हर कोना महक उठा हो। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी और वहां एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं और उनके ये सरल से ज्यादा भी दिल को छूने वाली थी। सोफे पर बैठते ही मैंने पूछा, भाभी आपके पतिदेव कहाँ गए हैं? तब भाभी मुस्कुराते हुए बोली, आज उनके बॉस के घर पर एक फंक्शन है इसीलिए वो वही गए हैं। मैंने पूछा, भाभी आप फंक्शन में क्यों नहीं गई? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं तो गई थी लेकिन वहां दिल नहीं लगा इसलिए मैं वापस घर जल्दी लौट आई। मैंने कहा, भाभी आपका दिल क्यों नहीं लगा? उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अनिल तुम वहां उस फंक्शन में नहीं थे, इसी वजह से मेरा दिल नहीं लगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब उस मेहमान को कौन समझाता जो बेचैन हो उठा था। और आज मैंने ऐसे कपड़े पहने थे जिसकी वजह से मेरी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। भाभी मुझे बार बार नजरों से संकेत कर रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय करता रहा। आखिरकार भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ खींच ली। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छे से टीवी ठीक कर दो, मैं तब तक तुम्हारे लिए एक कॉफी बनाकर लाती हूं। मैंने देखा कि टीवी का पलक कुछ गड़बड़ था, जिन्हें मैं सावधानी से ठीक किया। इस बीच भाभी किचन में जाकर मेरे लिए कॉफी बना रही थी। उनकी मौजूदगी का एहसास पूरे कमरे में घुला हुआ था। थोड़ी देर में वो कॉफी बनाकर ले आई। उन्होंने झुककर काफी मुझे ऐसे पकड़ाई और उस समय उनकी मुस्कान और भी मोहक लग रही थी। वो मेरे पास बैठ गई और काफी के बीच हमारी बातचीत में एक अलग ही गर्मजोशी महसूस हो रही थी। कमरे का माहौल धीरे धीरे और भी खास होता जा रहा था। काफी का आखिरी घूंट पीकर मैंने भाभी से कहा, आपका टीवी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैं उठने लगा, भाभी ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मुझे एक पल के लिए रोकने पर मजबूर कर गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान खिल रही थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, टीवी तो तुमने बिल्कुल सही कर दिया है, लेकिन एक और चीज है जो शायद सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाभी का मर्द भी तो है, वह भी तो ठीक कर सकता है। लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने मुझे बैठने पर मजबूर कर दिया। मैंने धीरे से कहा, भाभी क्या बात है, आप मुझसे खुलकर कहे। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर डाली और अपनी उंगलियों को मेरे हाथ पर हल्के से घूमते हुए बोली, अनिल ये घर तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन कई बार अकेलापन बहुत परेशान करता है। मेरे पति मेरी वो जरूरत पूरी करने में अक्सर असमर्थ रहते हैं। शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो। उनके लहजे में एक गहराई थी जो मेरे दिल को भीतर तक छू गई। पल भर के लिए कमरे का माहौल अचानक बदल गए। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाभी पहले दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लीजिए ताकि हम आराम से बातचीत कर सके। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और जाकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने अपने कोमल हाथों से मेहमान का स्वागत किया। उनकी हर हलचल में एक अलग ही जादू था। उनके स्पर्श ने मेरे अंदर की सारी ऊर्जा को जगा दिया।
हम दोनों के बीच ऐसा समर्पण था, मानो समय थम सा गया हो, हर पल उनके करीब रहकर एक नई अनुभूति हो रही थी। कुछ घंटे बाद जब थकावट की हद पर हो गई तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज तुमने वो खालीपन भर दिया जो मैंने लंबे समय से महसूस किया था। मैं उनके संतुष्ट चेहरे को देखता रहा और फिर अपने मन में हल्की सी मुस्कान ली अपने घर लौट आया। जब भी भाभी को समय मिलता और उनके पति घर से बाहर होते, वो मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। उनके बुलाने पर हम दोनों के बीच एक अलग ही किस्म की नजदीकी महसूस होती है, जैसे समय खुद को रोक लेता और हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खो जाते। उनकी कमरे में बिताएं हर पल में एक मधुर आकर्षण था जो दिल की गहराइयों तक असर करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अलका एक लड़के से प्यार करती थी। उन दोनों का प्यार लगभग 3 सालों तक चलता है। 3 सालों से वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब एक दिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अलका, अब बहुत हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम अपने घर में बात करो। दोस्तों, अब जो अलका थी वो अपने पापा से कहती है कि पापा, एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूं और वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो मेरे घर आ रहा है रिश्ता लेकर। दोस्तों, अब जो अलका के पापा थे वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़के को पहले घर बुला। अब जो अलका थी अपने प्रेमी को घर बुलाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड घर आता है तो उसके पापा के साथ बैठकर बातचीत करने लगता है। अब उसी वक्त जो अलका के पापा थे वो लड़के से कहते हैं कि देखो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम दोनों के रिश्ते से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को मानते हो तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा सकता हूं। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद अब जो लड़का था वो एकदम चौंक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब क्या शर्त होगी। अब वो लड़का पूछता है कि जी बताइए, आपकी क्या शर्त है? अब जो अलका के पापा थे वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो मेरी बेटी से शादी करना तो कर लो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी छोटी बेटी से भी शादी करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी मेरी दोनों बेटी की शादी हो जाए, दोनों विदा हो जाए। आजकल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और कब मुझे क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दोनों बेटी से शादी करो। अब जो लड़का था वो कहता है कि मैं आपकी दोनों बेटी से शादी कैसे कर सकता हूं? मैं अलका से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। अगर दोनों से शादी करता हूं तो अलका को भी तो ऐतराज होगा, आप कही, और उसके लिए लड़का देखिए, लड़का मिल जाएगा। अब जो अलका के पापा थे वो कहते हैं कि नहीं, आज के डेट में अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर अच्छा लड़का मिल भी गया तो कोई बिना दहेज लिए शादी नहीं करेगा, और मेरे पास इतनी आदे विलाली नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी दहेज देकर करूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दोनों बेटी से शादी करो। अब जो लड़का था सुनकर तो परेशान हो जाता है। अब वो कहता है कि मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन क्या अलका मानेगी इस बात को लेकर? अब अलका जो थी वो भी वहीं पर खड़ी थी। वो कहती है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर तुम मेरी छोटी बहन से भी शादी करते हो। दोस्तों, जब अलका इतना कह देती है तो कहीं ना कहीं उसका बॉयफ्रेंड भी मान जाता है। अब कुछ दिनों के बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है उसी लड़के के साथ। अब जो अलका का पति था दोनों बीवियों को लेकर चला जाता है अपने घर। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। लेकिन रात के वक्त अब परेशानी यह थी कि वो दूल्हा दो दुल्हन के साथ एक साथ सुहागरात कैसे मनाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक ऑटो ड्राइवर था जिनका नाम था देवीलाल। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां थी।
बड़ी वाली बेटी का नाम था अलका तो छोटी वाली बेटी का नाम था अंजलि। परिवार में उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था देवीलाल की जो बीवी थी। बहुत साल पहले ही किसी बीमारी की वजह से उनका देहांत हो जाता है और जो देवीलाल थे वो ऑटो चलाकर ही अपनी बेटियों का भरण पोषण किया करते थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। देवीलाल अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखा है और काबिल बनाते हैं। धीरे धीरे करके दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है, दोनों जवान हो जाती है और दोनों की शादी की उम्र हो जाती है। अब जो देवीलाल की बड़ी वाली बेटी थी अलका, वो इधर उधर कंपनी में जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया करती थी, बहुत सारे फॉर्म वगैरह भरा करती थी। लेकिन दोस्तों लाख कोशिश करने के बाद भी अलका को जॉब नहीं मिलती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन देवीलाल की बड़ी बेटी अलका जाती है कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों अब इंटरव्यू के दौरान अलका की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है आदित्य। आदित्य भी वहां पर इंटरव्यू ही देने के लिए गया था। बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब उसी दौरान अलका उससे बात करती है। बातों ही बातों में दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और दोनों के बीच अच्छी खासी वहीं पर बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने लाइन में खड़े थे इंटरव्यू देने के लिए। पहले जाती है अलका इंटरव्यू देने के लिए, वो बाहर निकल आती है। उसके थोड़ी ही देर के बाद आदित्य भी जाता है। अदर वो भी इंटरव्यू देके बाहर आता है। उसके बाद दोनों एक कैंटीन में जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और वहीं पर दोनों एक दूसरे को नंबर वगैरह भी दे देते हैं। उसके बाद जो अलका थी वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। 20 दिन के बाद पता चलता है कि अलका का सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो जो लड़का था आदित्य, उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसकी जॉब भी लग जाती है और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी थी। दोस्तों अब जो लड़का था आदित्य, वो अलका से पूछता है कि अलका क्या हुआ, तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं। अब जो अलका थी वो कहती है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब आदित्य बताता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्ट हो गया है, तो अलका बहुत खुश होती है और उसे बधाई भी देती है। अब वहीं से उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। इधर जो आदित्य था वो अपने काम में व्यस्त रहता। जब भी वो ऑफिस से घर आता तो अलका को हमेशा हेलो हाय मैसेज वगैरह किया करता और कभी कभी वो कॉल भी कर लिया करता था। अलका भी उससे बात कर लिया करती थी। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों जो आदित्य था वो हमेशा से ऐसी लड़की चाहता था जो कि सिंप्लिसिटी में हो, कारी हो और अच्छे से रहती हो, और अलका में वो सारे गुण थे। अब कहीं ना कहीं आदित्य को ही अलका से प्यार हो जाता है और एक दिन आदित्य अलका को अपने प्यार का इजहार कर देता है। अलका भी मान जाती है क्योंकि मन ही मन अलका भी आदित्य से प्यार करती थी। अब वहीं से उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों बहुत घूमते फिरते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लगभग इसी तरह से धीरे धीरे करके 2 साल का वक्त कैसे गुजर जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरता है। इधर जो अलका के पापा थे देवीलाल, वो ऑटो चलाया करते थे। ऑटो चलाकर ही बेटियों की परवरिश किया करते थे। लेकिन दोस्तों जो अलका के पापा थे, धीरे धीरे उनकी उम्र भी काफी बढ़ती जा रही थी और अलका के पापा धीरे धीरे बीमार पड़ गए थे। उनको बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है। ठंड की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों अब इसी बीच जो आदित्य था वो अलका से कहता है, हम दोनों को मिले हुए काफी वक्त हो गए हैं। हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। शादी कर लूंगा तो मेरा भी घर बस जाएगा। दोस्तों अब जो अलका थी वो परेशान हो जाती है कि वो क्या जवाब देगी, क्योंकि अलका के घर में उसके पापा की तबीयत भी बहुत खराब थी। अलका को समझ में नहीं आ रहा था
कि वो क्या कहेगी। दोस्तों, अब इस बारे में अलका कहती है कि ठीक है, मैं अपने पापा से बात करती हूं, उसके बाद ही तुम्हें कुछ कहती हूं। अब एक दिन अलका मौका देखकर अपने पापा से कहती है कि पापा, एक लड़का है, आदित्य नाम का, मैं उससे प्यार करती हूं और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते हैं। और लड़की के बारे में अलका सारी बातें बताती है। दोस्तों, अब जो अलका के पापा थे वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़के को पहले घर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, तभी आगे का कोई फैसला लूंगा। दोस्तों, अब जो अलका थी आदित्य को फोन करती है और फोन करके कहती है कि तुम्हें मेरे पापा ने बुलाया है, तुमसे बात करना चाहते हैं। अब जो आदित्य था वो कहता है कि ठीक है, मैं सामने सड़े को ही आऊंगा क्योंकि ऑफिस में छुट्टी नहीं है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सड़े का दिन आ जाता है। सड़े के दिन आदित्य जाता है, अलका के घर उसके पापा से मिलता है, बातचीत करता है और उसी दौरान आदित्य अलका के पापा से कहता है कि अकल, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, पिछले 2 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, अब जो सुवन के पापा थे वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों की शादी तभी होगी जब तुम मेरे शर्त को मानोगे। दोस्तों, जब ये बात आदित्य सुनता है तो परेशान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि पता नहीं अब इनकी क्या शर्त होगी। लेकिन जो आदित्य था वो हिम्मत करता है और पूछता है कि जी अकल, बताइए आपकी क्या शर्त है। अब जो अलका के पापा थे वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम मेरी बड़ी बेटी अलका से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी छोटी बेटी अंजलि से भी शादी करनी होगी, तभी मैं इस रिश्ते के लिए मानूंगा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद आदित्य एकदम से दंग रह जाता है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है कि अकल, आप ये क्या कह रहे हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं 2 बहनों से शादी कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी बड़ी बेटी अलका से प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी छोटी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूं, उसके लिए आप लड़का ढूंढिए, अच्छा लड़का उसके लिए भी मिल जाएगा, लड़कों की कमी थोड़ी ना है। दोस्तों, उसके बाद अलका के पापा कहते हैं कि मुझे पता है कि लड़कों की कमी नहीं है, मेरी बेटी के लिए भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तुमसे ही शादी करे क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का मिलना मुश्किल है और तुम्हारे जैसा लड़का अगर मिल भी गया अच्छा तो इसकी क्या गारंटी है कि वो बिना दहेज के ही शादी करेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी दहेज देकर करवाऊं, बस इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दोनों बेटियों से शादी कर लो। दोस्तों, जब ये बात आदित्य सुनता है तो कहता है कि ठीक है, अगर मैं मान भी जाता हूं तो क्या इस बात के लिए अलका राजी होगी। अब जो अलका थी वो भी वहीं पर खड़ी थी, वो अपने प्रेमी आदित्य से कहती है कि आदित्य, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है कि अगर तुम मेरी दूसरी बहन से भी शादी करोगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, ये बात जब आदित्य सुनता है अलका के मुंह से, तो वो फिर उसके पापा से कहता है कि ठीक है अकल, आपकी जो शर्त है वो शर्त में मानने को तैयार हूं। दोस्तों, उसके बाद वहीं पर खुशियों का माहौल छा जाता है। अलका किचन से मिठाई लेकर आती है और सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे 15 दिन का वक्त गुजरता है। 15 दिन के बाद आदित्य और अलका, उसकी छोटी बहन अंजलि और उसके पापा सभी लोग जाते हैं एक छोटे से मंदिर में। वहीं पर जाकर वो लोग सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब जो आदित्य था अपनी दोनों दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। शाम के वक्त आदित्य की दोनों दुल्हन उसके कमरे में बैठी हुई थी। दुल्हन के लिबास में अब जैसे ही रात के 10 बजते हैं, आदित्य बाहर से आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, अब जैसे ही आदित्य अपने कमरे में जाता है, वो कमरे का दरवाजा लॉक कर लेता है। अब जो अलका थी
वो अपनी छोटी बहन अंजलि से कहती है कि अंजलि, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी शादी आदित्य से किस तरह से हुई है, किस समझौते में हुई है। तो अब बेहतर यही है कि तुम चले जाओ दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पति है, तुम्हारे पति है, लेकिन एक समझौते से तुम्हारी शादी हुई है। दोस्तों, जब ये बात अंजलि सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी दीदी से कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। दूसरे कमरे में जाकर वो लेटकर बहुत रोती है, क्योंकि उसकी जिंदगी अब ऐसे ही चलने वाली थी। उसके पापा ने उसकी शादी भले ही उसकी बड़ी बहन के ही हस्बैंड से करवा दी हो, लेकिन जो आदित्य वो उसकी बड़ी बहन अलका से ही प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। इस वजह से अंजलि भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। दोस्तों, इस तरह से जो आदित्य की दूसरी बीवी थी अंजलि, वो दूसरे कमरे में चली जाती है और जो आदित्य था वो अलका के साथ रात भर सुहाग रात मनाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो सुबह के 8 बज चुके थे। अब सुबह के 8 बजे आदित्य की आंखें खुलती है। जब वो घड़ी देखता है तो सुबह के 8 बज चुके थे। अब वो अपनी बीवी अलका को उठाता है और कहता है कि अलका, जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो गया है। दोस्तों, अब जो अलका थी वो अपने पति से कहती है कि क्या हुआ, अगर आज ऑफिस नहीं जाओगे, कल ही हमारी शादी हुई है, एक दिन तुम एब्सेंट ही कर दोगे तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, अब जो आदित्य था वो अपनी बीवी से कहता है कि वो किसी और का ऑफिस है, मैं उस कंपनी का मालिक नहीं हूं जो मैं अपने हिसाब से वहां का रूल कानून बनाऊं, मुझे किसी भी तरह ऑफिस पहुंचना ही होगा, तुम जल्दी उठो। लेकिन दोस्तों, जो उसकी बीवी थी अलका, वो सोई रहती है, वो नहीं उठती है। अब थोड़ी ही देर के बाद उसके कमरे का कोई दरवाजा खटखटा आता है। आदित्य जाता है, दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर अंजलि खड़ी हुई है, आदित्य की दूसरी पत्नी। अब वो कहती है अंजलि की, आदित्य जी जल्दी से आप तैयार हो जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। दोस्तों, जब ये बात उसकी बड़ी बहन अलका सुनती है तो उठकर बैठ जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर अंजलि इतनी जल्दी उठकर नाश्ता कैसे तैयार कर दी। अब यही से उन दोनों बहनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है। अब वहीं से उन दोनों के बीच में जेलसी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब उसी वक्त अलका भी उठ जाती है और वो फटाफट तैयार होती है। अब सभी लोग जाकर टेबल पे एक साथ नाश्ता करने के बाद जो अंजलि थी वो अपने पति आदित्य के लिए टिफिन भी रेडी कर देती है। अब जो आदित्य था अंजलि से बहुत खुश होता है और फिर वो चला जाता है ऑफिस। अब जैसे ही आदित्य ऑफिस के लिए निकलता है, उसकी जो बीवी थी अलका, वो अपनी छोटी बहन अंजलि से कहती है कि क्या बात है अंजलि, तुम तो घर में इतनी जल्दी कभी उठती नहीं थी, आखिर तुम यहां आकर इस तरह का ड्रामा क्यों कर रही हो। दोस्तों, अब जो अंजलि थी वह कहती है कि दीदी, ऐसी बात नहीं है, सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई तो मैं सोची कि सभी के लिए नाश्ता बना देती हूं, क्योंकि आदित्य जी को ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैं नाश्ता बना दी, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इस तरह से आपके पति को आपसे छीन लूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि हम दोनों की शादी एक ही पति से किस समझौते पर हुई है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब रोजाना रूटीन के तहत जो अंजलि थी वो सुबह जल्दी उठ जाती और अपने पति आदित्य का पूरा ख्याल रखा करती थी। अब ये सब ड्रामा देखकर अलका को बहुत गुस्सा आता। अब धीरे धीरे करके अलका भी सुबह जल्दी उठने लगी थी और उठकर पहले वही नाश्ता बना देती। दोस्तों, जब अलका इस तरह से करती तो अंजलि को भी बहुत गुस्सा होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो जल्दी उठे और आदित्य के लिए वो नाश्ता बनाए। दोस्तों, अब इस तरह से दोनों बहनों के बीच में तकरार होने लगी थी। अब एक दिन की बात है कि आदित्य जाता है, सुबह सुबह वो ऑफिस चला जाता है तो अंजलि उसे टिफिन पैक करके देती है। अब जब शाम के वक्त आदित्य घर आता है तो वो अपनी बीवी अलका को आवाज लगाता है,
अलका घर पर नहीं थी। अंजलि बाहर निकल के आती है और पूछती है कि क्या हुआ आदित्य जी, क्या बात है। अब जो आदित्य था वो कहता है कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अलका कहाँ गई है, उसको जल्दी बुलाओ और कहो कि मेरे सर को मालिश कर दे। दोस्तों, अब जो अंजलि थी वो कहती है कि दीदी तो घर पर नहीं है, वो मार्केट गई है शॉपिंग करने के लिए, चलिए मैं ही कर देती हूं मालिश। अब जो आदित्य था वो कहता है कि देखो दवा वाले बॉक्स में होगा एक बाम, वो लेकर आओ। अब जो अंजलि थी वो कहती है कि ठीक है, मैं मालिश कर देती हूं, चलिए आप मेरे कमरे में। अब जो अंजलि थी वो अपने पति को लेकर चली जाती है अपने कमरे में बैठकर अब उसके सर में वो मालिश करने लगती है। अब मालिश करने के दौरान जो अंजलि थी वो अपने पति से कहती है कि काश ऐसा ही मैं हमेशा आपकी मदद करती, आपका इसी तरह से मैं सेवा करती। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद आदित्य को थोड़ा अफसोस होता है और उसे रियलाइज होता है कि ये भी तो उसी की पत्नी है। जिस तरह से वो अलका को खुश रखता है, उसका फर्ज बनता है कि उसी तरह से वो अंजलि को भी खुश रखे। अब उसी वक्त आदित्य उठ जाता है, उठ के बैठता है और अपनी बीवी अंजलि से पूछता है कि अंजलि, तुम इस घर में खुश तो हो ना, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां तो दे पा रहा हूं ना। दोस्तों, अब जो अंजलि थी वो कहती है कि हां, मैं इस घर में बहुत खुश हूं और मैं आपसे क्या शिकायत कर सकती हूं, क्योंकि हमारी शादी जिस समझौते से हुई है, मैं इस घर में आपके साथ रहती हूं, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, अब बातों ही बातों में अंजलि और आदित्य एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अब उसी वक्त वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लेते हैं। दोस्तों, शादी के बाद अंजलि पहली बार अपने पति के साथ संबंध बनाती है। उस दिन अंजलि अपने पति के साथ संबंध बनाकर बेहद खुश थी। अब जो अंजलि थी उसी वक्त बाहर निकल के चली आती है। अब जो आदित्य था वहीं पर सो जाता है। जब वो बाहर निकल के आती है तो देखती है कि उसकी दीदी अलका भी आ गई है और वो आदित्य को आवाज लगा रही है। अब उसी वक्त अंजलि जाती है अपनी दीदी के पास और कहती है कि क्या हुआ दीदी, आप इतना शोर क्यों मचा रही है। अब जो अलका थी वो कहती है कि मैं कब से आदित्य को फोन ट्राई कर रही हूं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। वो ऑफिस से भी आ गए हैं, उनका बैग तो यहीं पर है, पर वो है कहा, वो तो मेरे कमरे में नहीं है। दोस्तों, अब जो अंजलि थी वो कहती है कि दीदी, दरअसल जब वो ऑफिस से आए थे तो उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं उनको अपने कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर उनका सर मालिश करने लगी और वो थोड़ी ही देर के बाद सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, वो मेरे ही कमरे में है। दोस्तों, ये बात जब अलका सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में चली जाती है अपने कमरे में। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे 2 दिन का वक्त और गुजर जाता है। जब 2 दिन का वक्त गुजरता है तो 2 दिन के बाद एक दिन सुबह के वक्त तीनों लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अब उसी दौरान आदित्य के नंबर पे एक फोन आता है और वो फोन उसके छोटे भाई का होता है। अब आदित्य अपने छोटे भाई का जब कॉल देखता है तो एकदम से डर जाता है। वो कॉल रिसीव करता है तो उसका जो भाई था वो कहता है कि क्या बात है भैया, आपने शादी भी कर ली और अपने छोटे भाई को भी नहीं बुलाया, आखिर मुझसे इतनी दुश्मनी है। दोस्तों, अब जो आदित्य था वो कहता है कि नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है, दरअसल शादी बहुत जल्दबाजी में हुई और मैं शॉर्टकट में शादी किया हूं। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने मदिर में शादी की है, बस इस वजह से मैं तुम्हें नहीं बुला पाया। दोस्तों, अब जो आदित्य का भाई था प्रशांत, वह कहता है कि ठीक है भैया, मैं आज शाम को ही घर आ रहा हूं क्योंकि मेरी छुट्टी है। एक हफ्ते की। दोस्तों, इस बात को जब आदित्य सुनता है तो एकदम से दंग रह जाता है। अब जो उसका भाई था वो फोन रख देता है, लेकिन उस बात को सुनने के बाद अब तो आदित्य के होश ही उड़ गए थे। अब वो अपनी दोनों बीवी से कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, वो आएगा तो अगर उसको पता चलेगा कि मैंने 2 लड़की से शादी की है, मेरी 2 बीवियां हैं, तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। दोस्तों, अब जो अलका थी वो कहती है कि तुम टेंशन क्यों लेते हो,
मैं कोई ना कोई इंतजाम करती हूं। दोस्तों, उसके बाद अलका अपने पति से कहती है कि देखो, मेरे पास एक प्लान है। अंजलि जिस तरह से भी रहती है, सुहागन औरत की तरह इसका गेटअप मैं चेज कर देती हूं। जिस तरह से कुमारी लड़कियां रहती है, अंजलि वैसे ही रहेगी। जब प्रशांत पूछेगा तो मैं बता दूंगी कि ये मेरी छोटी बहन है और यहां कुछ दिनों के लिए वो रहने आई है। बस मामला ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब जो प्रशांत था वह कहता है कि ठीक है, तुम लोग वैसा ही कर लेना। लेकिन दोस्तों, अंजलि इस बात को सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाहते हुए भी किसी से कुछ कह नहीं पाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त आदित्य का छोटा भाई प्रशांत घर में आता है। जब वो घर में आता है तो अपनी भाभी से मिलता है। भाभी को देखकर वो बहुत तारीफ करता है। वहीं पर उसकी छोटी बहन अंजलि भी थी। जब वो अंजलि को देखता है तो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी, ये कौन है? अब कहती है अलका कि ये मेरी बहन अंजलि है और इसी घर में रहती है। कुछ दिनों के लिए आई है घूमने के लिए। दोस्तों, प्रशांत जब अंजलि को देखता है तो वहीं से उसकी नीयत खराब हो जाती है। अंजलि के प्रति अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब जब अंजलि जहां भी जाती, घर में कुछ भी काम करती है, प्रशांत की नजर सिर्फ अंजलि पे ही रहता, क्योंकि मन ही मन प्रशांत अंजलि को चाहने लगा था और ये सब नजारा अलका देख रही थी। अब एक दिन अलका जाती है प्रशांत के पास और प्रशांत से वो पूछती है कि क्या बात है देवर जी, आपको अंजलि पसंद आ गया है? दोस्तों, जब प्रशांत ये बात सुनता है तो अपनी भाभी से कहता है कि नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन जो अंजलि थी वो बार बार पूछने लगती है और कहती है कि अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम उससे बता सकते हो। अंजलि बिल्कुल सिगल है। दोस्तों, जब इस तरह से उसकी भाभी उसको बढ़ावा देती है तो प्रशांत का भी मन बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। रात के वक्त आदित्य दबे पाव अपने कमरे से निकलता है और वो चला जाता है। अंजलि के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करता है। दोस्तों, जो अंजलि थी वो आदित्य पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आदित्य, आप यहां पर क्या करने के लिए आए हैं, जब आप दुनिया वालों के सामने ये नहीं बता सकते कि मैं आपकी बीवी हूं, तो आप यहां पर जताने क्या आए हैं? दोस्तों, अब जो आदित्य था वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि अंजलि, मुझे माफ कर दो, मेरा भाई 2-3 दिन के लिए ही यहां पर आया है। जैसे वो जाता है, यहां से फिर सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी। बस 2 दिन के लिए तुम संभाल लो सारी चीजों को। दोस्तों, अब जो अंजलि थी आदित्य के गले लग जाती है और फिर आदित्य से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। अब वो जैसे ही आदित्य अंजलि के कमरे से बाहर निकलता है, उसका जो छोटा भाई था प्रशांत, वो देख लेता है अपने भैया को अंजलि के कमरे से निकलते हुए। अब वह मन ही मन सोचने लगता है कि भैया अपने साली के कमरे में इतनी रात को क्या कर रहे थे। अब जैसे ही उसका भैया अंजलि के कमरे से निकल कर जाता है, अपने कमरे में प्रशांत चला जाता है अंजलि के कमरे में और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब जो अंजलि थी प्रशांत को धक्का देती है और धक्का देकर कमरे से बाहर निकलती है और शोर मचाने लगती है। अब जो प्रशांत था वो भी कमरे से बाहर निकलता है और अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। अब उस आवाज को सुनने के बाद आदित्य और उसकी बीवी अलका बाहर निकलती है तो वो दोनों देख लेते हैं दोनों को एक साथ प्रशांत अंजलि का हाथ पकड़ा हुआ है। अब वो नजारा देखकर अलका और उस पर लाछन लगाने लगती है। और दोस्तों, जो अंजलि की बड़ी बहन थी अलका, वो अंजलि से कहती है कि अंजलि, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह का काम मेरे घर में आकर करोगी। इतना कहकर अलका अपने पति को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने पति को खूब भला बुरा सुनाती है। अंजलि खिलाफ बहुत कुछ कहती है और कहती है कि अभी इसी वक्त में उस लड़की को घर से धक्के मारकर बाहर निकालूगी। लेकिन दोस्तों, जो आदित्य था वो अलका को धमका है और कहता है
कि अलका तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिस तरह से तुम मेरी बीवी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखो, वो हर चीज दूं जो तुम्हें चाहिए। उसी तरह से अंजलि भी मेरी बीवी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप सो जाओ, सुबह इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब जो आदित्य था वो अपनी बीवी से गुस्सा होकर सो जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है। दोस्तों, जब सुबह का वक्त होता है तो आदित्य अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। तैयार होने के बाद बाहर जाकर वो अपना जूता साफ करता है और पहनता है। अब जो उसकी बीवी थी अलका, वो वहां पर आ जाती है और अपने पति से कहती है कि आप जूता साफ क्यों कर रहे हैं? लाइए मैं साफ कर देती हूं। लेकिन दोस्तों, जो आदित्य यह था अपनी बीवी से बात ही नहीं करता है। जब वो बाहर निकलता है ऑफिस के लिए तो उसकी दूसरी बीवी अंजलि बाहर खड़ी थी टिफिन का डब्बा लेकर, और वो देती है आदित्य को टिफिन का डब्बा। लेकिन दोस्तों, जब अजीत था और टिफिन का डब्बा नहीं लेता है, वो घर में सभी लोगों से नाराज था। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर में आता है, तभी वो किसी से ना बात करता है, नहीं खाना वगैरह खाता है। अब आधी रात को आदित्य चला जाता है। छत पर खड़ा होकर यूं ही इधर से उधर टहल रहा था। अब वहीं पर उसकी दोनों बीवी आ जाती है और दोनों उसे मनाती है और कहती है कि चलिए चलकर खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन दोस्तों, जो आदित्य था वो किसी की एक नहीं सुनता है। अब वहीं पर उसका भाई भी आ जाता है। उसका भाई भी मना आता है अपने बड़े भाई को और कहता है कि भैया, कल के लिए मैं माफी मांगता हूं। कल जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, जो आदित्य था वो कहता है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम लोग प्लीज मेरे पीछे पीछे मत आओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन आ जाता है। जब अगला दिन आता है तो अलका आदित्य के पास जाती है और आदित्य को मनाती है। आदित्य हॉल में ही बैठकर काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जो आदित्य था वो किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। अब उसके थोड़ी ही देर के बाद जो अंजलि थी वो अपना बैग लेकर आती है। बैग में उसका सारा सामान था और वो घर से बाहर की ओर जा रही थी। अब आदित्य देख लेता है अंजलि को रोकता है और कहता है कि अंजलि, तुम कहां जा रही हो बैग लेकर? दोस्तों, अब जो अंजलि थी वो कहती है कि मुझे जाने दीजिए, मेरी जगह इस घर में नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से आप दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी दीदी का घर बर्बाद हो, बस इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। दोस्तों, अब जो आदित्य था वो कहता है कि नहीं यार, तुम इस घर में भागकर नहीं आए हो, बल्कि मैं तुम्हें शादी करके इस घर में लेकर आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। जितना हक तुम्हारी दीदी का मुझ पर है, इस घर पर है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। लेकिन दोस्तों, जो अंजलि थी वो जिद पर थी। वो एकदम ठान लेती है कि उसको इस घर से जाना है तो जाना है। लेकिन जो अंजलि का पति था आदित्य, वो भी मना कर रहा था। जब अंजलि देखती है कि उसका पति उसे जाने नहीं देगा, दोस्तों, अब अंजलि उसी वक्त अपने बैग से कुछ ऐसी पदार्थ निकालती है किसे खाने के बाद किसी भी इंसान की जान जा सकती है, और वो सभी के सामने उसको खा लेती है। दोस्तों, खाने के बाद अब थोड़ी ही देर के बाद अंजलि छटपटा आती है और उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, ये सब ड्रामा जो आदित्य का छोटा भाई था प्रशांत, वो छुप कर देख रहा था और वो सारी बातें भी सुन लेता है। उसके बाद प्रशांत आता है अपने भैया के पास और अपने भैया से कहता है कि आपने 2 शादी की थी, तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि ये भाभी की बहन है? दोस्तों, उसके बाद आकाश अपने भाई को भी सारी बातें बताता है कि किस कंडीशन में उसकी शादी हुई थी। अब उसका छोटा भाई उसकी बातों को सुनता है और अपने भैया की बातों पर विश्वास कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और सच्ची कहानी सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।